धरती का एक ऐसा फंगस जो जीवों को ज़ॉम्बी बनाकर उसे मार देता है। इस फंगस का नाम है कॉर्डिसेप्स, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी मेकर कहा जाता है। जब भी कोई चींटी इसे घूमते हुए मिलती है तो ये अपने माइक्रोस्कोपिक स्पोरस उसके शरीर के अंदर गिरा देता है। धीरे धीरे यह स्पोरस उसके शरीर के अंदर जाकर नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है और उसको अपने इशारों पर नचाता है। इसके बाद उसको किसी ऊंची जगह पर चढ़ाकर वहीं इसे मार देता है। यह साइकिल बार बार चलती रहती है, जिससे कॉलोनी की सभी चींटियां ज़ॉम्बी बन जाती हैं। सोचो अगर ऐसा इंसानों में होता तो क्या होता। लाइक और सब्सक्राइब। ये है जंगल का गुंडा हनी बैजर, जो चलता फिरता आग का गोला है। ये जानवर इतना निडर होता है कि अगर इसके एरिया में शेर आ जाए या चीता उनको घुटने पर ला देता है। इतना ही नहीं, जहरीले सांप जैसे कोबरा को मारकर नशा करता है। अगर इसको मधुमक्खी का छाता दिख जाए तो ये सुपरमैन तरह जाकर उसमें कूद जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान ने इसे एक वरदान दिया है। इसके पास होता है मोटी चमड़ी, जिससे यह हर बार जानवरों से बच जाता है। हनी बैजर के इसी बहादुरी के कारण इसे दुनिया का सबसे फेयरलेस जानवर माना जाता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कभी सोचा है आखिर जंगल का गुंडा हनी बैजर किसी से डरता क्यों नहीं है? वेल, इसके पीछे 4 कारण है। नंबर 1, इसकी स्किन इतनी मोटी होती है कि शेर या तेंदुआ इसे काटते हैं तो इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 2, छोटे होने के बावजूद भी इसके दांत इतने शार्प और जबड़े इतने पावरफुल होते हैं कि इसका बाइटिंग फोर्स 800 PSI तक चला जाता है। नंबर 3, हनी बैजर का नेचर ऐसा होता है कि ये किसी से पीछे हटता ही नहीं, भले शेर हो या लकड़बग्गा। नंबर 4, इसके ऊपर स्नेक वेनम का असर बहुत कम होता है। ये कभी कभी बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर उठकर लड़ाई करने लगता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह है दुनिया का सबसे छोटा देश, जो इतना छोटा है कि भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा से भी 7500 गुना छोटा है। इस देश का नाम है वेटिकन सिटी। इसका क्षेत्रफल 0.49 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर करीब 800 लोग ही रहते हैं। यह देश रोम के अंदर स्थित है और यहीं पर दुनिया का सबसे मशहूर चर्च मौजूद है, जिसका नाम है पीटर ब्लिस्का। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस छोटे से देश में अपनी सेना, अपना पोस्ट ऑफिस और अपना करेंसी भी है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज से 500 साल पहले दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हजारों लोग गए थे, लेकिन उसमें से बहुत से लोग कभी वापस ही नहीं लौटे, क्योंकि वे ढूंढ रहे थे एक ऐसा शहर जहां घर भी सोने का, मंदिर भी सोने का और वहां के राजा अपने शरीर पर सोने की धूल लगाकर भगवान का पूजा करता था। उस शहर का नाम था एल डोराडो। बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में ऐसा कोई शहर था या फिर ये एक गलत फहमी थी जिसने हजारों लोगों की जाने ले ली? आज हम जानेंगे एल डोराडो की पूरी कहानी। तो हे गाइज, मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं एक्सपेंसिव ज्ञान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू एपिसोड को। एल डोराडो की कहानी शुरू हुई थी 16वीं शताब्दी में। उस समय कोलंबिया के एंडीज पहाड़ों में एक जनजाति रहती थी, मुसाइका जनजाति। ये जनजाति अत्यंत समृद्ध और आध्यात्मिक जनजाति थी। बाकी लोगों के लिए सोना बहुत ही कीमती धन था, लेकिन मुसाइका जनजाति के लिए सोना मात्र सूर्य के ऊर्जा का भौतिक स्वरूप था। जब भी मुसाइका जनजाति में कोई राजा चुना जाता है तो एक खास तरह का रस्म किया जाता है, जिसमें राजा के पूरे शरीर पर सुगंधित लेप लगाकर उसके ऊपर सोने का पाउडर छिड़का जाता था। फिर एक विशाल लकड़ी के नाव पर बैठाकर गुआटाबीटा झील में ले जाया जाता था और राजा अपने देवता का पूजा करके जल में सोने के आभूषण अर्पित करता था और अंत में खुद उसमें डुबकी लगा लेता था, जिससे वह मुसाइका जनजाति का राजा बन जाता था। इसी बात को स्पेनिश खोजियों ने स्थानीय लोगों से सुना और स्पेनिश लोग सोचने लगे, अगर राजा सोने को पानी में फेंक रहा है तो इनके कबीले में कितना सोना होगा। और स्पेनिश लोगों ने इसका नाम दिया एल डोराडो और यहीं से एल डोराडो का स्वरूप बदल गया, जो शुरू में केवल राजा का विशेषण था, अब वह सैनिकों के विचारधारा में एक सोने की सिटी बन गई है। यह अफवाह पूरे देश में फैल गया कि अमेज़न के जंगलों के बीच एक सोने का शहर है, जहां पर घर सोने का है, दीवारें भी सोने की हैं, यहाँ तक कि सड़कें भी सोने की हैं। इतना ही नहीं, वहाँ की हर एक वस्तुएं सोने का है। फिर क्या था, इस अफवाह को फैलते देरी नहीं लगी और यूरोप के राजाओं, सट्टेबाजों और समुद्र के लुटेरों के लिए यह खबर एक ऐसी सुनामी लाई जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 1541 ईस्वी में स्पेनिश इतिहास के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी अभियान का शुरुआत हुआ। इस अभियान में मुख्य नेतृत्व करता था गोजालो पिजारो और इसके नेतृत्व में 340 स्पेनिश सैनिक 4000 से ज्यादा गुलामों के साथ ये अमेज़न के जंगलों में चला गया। उन लोगों को ये थोड़ा सा भी आभास नहीं था कि वे एल डोराडो को खोजने नहीं बल्कि मौत के मुख में जा रहे हैं। उन 4
15,000 से ज्यादा लोगों के लिए अमेज़न के जंगल में खाना बहुत कम पड़ने लगा। एक समय ऐसा आया कि उनका खाना खत्म हो गया। वे लोग अपने पालतू घोड़े और कुत्ते को मारकर खाने लगे और धीरे धीरे सरवाइव करने लगे। उन्हीं में से एक था फ्रांसिस्को डी ओरेलाना, जिसने भोजन की तलाश में अपने झुंड को छोड़ दिया। फिर इसके बाद कभी वह अपने साथियों से नहीं मिल पाया। तो क्या वह मर गया? नहीं, क्योंकि उसके पास जज्बा थी बचने की, अपने दुनिया में वापस जाने की। इसीलिए 6400 किलोमीटर अमेज़न नदी को पार करके अपने देश लौटा और उसने आने के बाद बताया वहाँ पर योद्धा महिलाएं थी। इस बात ने एल डोराडो को और मिस्टीरियस बना दिया। उस तरफ पिजारो को एल डोराडो तो नहीं मिला, लेकिन जब वो वापस लौटा तो 80 कंकाल जैसे दिखने वाले लोग ही बचे थे, बाकी सभी लोग मारे गए। एल डोराडो का नक्शा केवल स्पेन तक ही सीमित नहीं रहा। ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के रिश्तेदार खोजी सर वाल्टर रेले के पास भी पहुंचा। जब वाल्टर रेले एल डोराडो के बारे में सुना तो उसके मन में भी लालच उत्पन्न हो गया और उन्होंने भी सोचा अपनी किस्मत को आजमाने का और चल दिए एल डोराडो को खोजने के लिए। वे बहुत मेहनत किए, लेकिन एल डोराडो तो उन्हें नहीं मिला। लेकिन उन्होंने एक अत्यंत प्रभावशाली किताब लिखी। इस बुक का नाम था द डिस्कवरी ऑफ लार्ज रिच एंड ब्यूटीफुल एम्पायर ऑफ गुयाना। इस किताब ने पूरे यूरोप के बुद्धिजीवियों को यह विश्वास दिला दिया एल डोराडो शहर वास्तविक है। जब वाल्टर रेले वापस लौटे तो उनके बेटे का युद्ध में मृत्यु हो गया था और उनकी असफलता के कारण जेम्स प्रथम ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। ऐसा केवल इनके साथ ही नहीं, बल्कि जो एल डोराडो को खोजने गया था उन सभी के साथ हुआ था। जब जंगल में शहर नहीं मिला तो लालचियों और खोजियों का ध्यान वापस गुआटाविटा झील की ओर गया। तो वहाँ अफवाहें फैली कि अगर राजा वहाँ सोना फेंकता था तो वहाँ बहुत सारे सोना जमा हो गए होंगे। फिर क्या था? 1980 में एंटोनियो डी सुपेलवादा ने गुआटाविटा झील के पास सैकड़ों मजदूरों को लेकर पहुंचा और वहां पर कैंप लगाकर मजदूरों से पानी हटवाने लगा। जब पानी कम हुआ तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो जिस चीज की वे कल्पना नहीं किए थे। उनको मिला था मात्र कुछ सोने के गहने। तभी मिट्टी धंसी और हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए। इस हादसा के बाद ये सब 300 सालों तक शांत रहा, लेकिन फिर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने अपनी आधुनिक मशीनों के साथ उस झील को लगभग सुखा ही दिया था। लेकिन कुछ ऐसा घटना हुआ जिससे सोना उनके हाथ नहीं लगा। फिर 1659 ईस्वी में कोलंबिया के एक गुफा में सोने का नाव मिला। इस नाव का सिर्फ वैसा ही था जैसा मुसाइका जनजाति के रस्म में लिखा था। तो क्या एल डोराडो सच था? तो आंसर है नहीं। एल डोराडो का इतिहास इंसानों की उस अंधी महत्वाकांक्षा का स्मारक था जिसने सोने के उस काल्पनिक शहर को तलाश में हजारों लोगों की जाने गंवा दी और मुसाइका जनजाति की संस्कृति को तहस नहस कर दिया। महज ये एक कल्पना थी। अगर आपको जंगलों में इंटरेस्ट है तो यहाँ क्लिक करके मोस्ट डेंजरस फॉरेस्ट अमेज़न के बारे में क्लिक करके जरूर देखें। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है, ये धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का। यही पृथ्वी 4.6 बिलियन साल पहले उबलते हुए लावे का गोला था। एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। ऐसे में एक सवाल उठता है, ये लावे का गोला आज की पृथ्वी में कैसे तब्दील हो गई और धरती पर इतना सारा पानी कैसे आया? आखिर धरती का पहला जीव कैसे बना? आइए जानते हैं 4.6 बिलियन ईयर की कहानी। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सपेंसिव ज्ञान में। मेरा नाम है धीरज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वैज्ञानिकों के हिसाब से जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है वहाँ धूल के बादल हुआ करते थे और इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था, सोलर नेबुला। वक्त के साथ साथ इस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इसी दौरान बादलों में स्थित धूल के कण गर्मी और दबाव के कारण उनका पिंडों और पत्थरों में परिवर्तित होने लगे। इसी बीच
हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और अत्यधिक दबाव के कारण विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के भारी टकराव के फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह रहती थी। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण इसके चारों ओर उल्का पिंड घूमने लगे और लाखों सालों तक पृथ्वी पर बरसते रहे और यही सेम घटना थिया पर भी हो रहा था। इसीलिए थिया धीरे धीरे आकर पृथ्वी पर टकरा गई। इस महाटक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया जो बाद में चांद बना। इसी टक्कर की वजह से पृथ्वी अपनी धुरी पर और पृथ्वी पर लाखों सालों तक उल्का पिंडों का बरसात होता रहा और इन्हीं उल्का पिंडों में था नमक, मिनरल्स और पानी। ज्वालामुखी से निकलती भाप और उल्का पिंडों की बर्फ ने वाष्पीकृत करके बादल बनाए और यही बादल हजारों सालों तक मूसलाधार बारिश बरसते रहे और जिससे विशाल महासागर का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत जमीन पर नहीं बल्कि गहरे समुद्र की तलहटी पर हुई थी। उस समय समुद्र का पानी विभिन्न प्रकार के रसायनों से घुला हुआ था। इसमें हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें घुली हुई थी। जब ज्वालामुखी की गर्मी और पानी के नीचे बिजली जैसी ऊर्जा का मेल हुआ तो साधारण अणु जटिल अणुओं जैसे अमीनो एसिड्स में बदलने लगे। धीरे धीरे समय बीता गया और ये जटिल अणु आपस में जुड़ने लगे और उन्होंने खुद की नकल बनाने की क्षमता पा ली थी। यही से आरएनए और बाद में डीएनए का विकास हुआ जो किसी भी जीव की ब्लूप्रिंट होता है। जब इन रसायनों और आनुवांशिक जानकारियों के चारों तरफ फैट की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ गई तो पहली जीवित कोशिका का जन्म हुआ और ये जीव समुद्र के पानी से ही अपना ऊर्जा प्राप्त करते थे। धीरे धीरे समय बीता गया और ये साइनोबैक्टीरिया में तब्दील हो गए। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण शुरू किया और सूरज की रोशनी का उपयोग करके भोजन बनाने लगे। इस प्रक्रिया में उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया और यही ऑक्सीजन ने धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण को जहरीले गैसों से साफ किया और ओजोन परत बनाई जिससे जानवरों और इंसानों की पनपने की रास्ता साफ हो गई। लगभग 2 अरब सालों तक पृथ्वी पर सिर्फ छोटे बैक्टीरिया का राज था, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ जिसे इंडोसिम्बायोसिस कहते हैं, जिसमें एक बड़े बैक्टीरिया ने एक छोटे बैक्टीरिया को निगल लिया लेकिन उसे पचाया नहीं, जिससे उस छोटे बैक्टीरिया को बड़े बैक्टीरिया से ऊर्जा मिलने लगा जिससे एक जटिल कोशिका का निर्माण हुआ जो पहले से ज्यादा ताकतवर और बड़ी हो गई। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और ये जटिल कोशिकाएं अकेले रहने के बजाय अब समूह में रहने लगी और अलग अलग काम करने लगी। यहीं से स्पंज और जेलीफिश जैसे नर्म शरीर वाले जीवों का जन्म हुआ। इसके पास न हड्डी थी और न ही दिमाग। धीरे धीरे समय बीता गया और ये जीव और जटिल और समझदार बनते गए। अब इनके अंदर आंखें, पंख और गूंज आ चुकी थी जिनके कारण इनकी भूख बढ़ने लगी। एक समय ऐसा आया जब समुद्र में जीवों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि खाना खत्म होने लगा। इसीलिए पहली बार एक ऐसी मछली जिसके पास फेफड़े और मजबूत पंख थे जो पैरों की तरह काम कर सकते थे, उसने हिम्मत दिखाई और पानी से निकलकर जमीन पर कदम रखा। धीरे धीरे इनका विकास होना शुरू हो गया। जमीन पर आने के बाद ये जीव उभयचर बने, फिर सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव। धीरे धीरे लाखों सालों तक ये चलता रहा, फिर जाकर कहीं हम जाकर बने। बैक्टीरिया से बड़े जानवरों तक का बनने का सफर करोड़ों सालों के इवोल्यूशन की कहानी है। यह रातों रात नहीं हुआ बल्कि प्रकृति ने बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव किए, फिर जाकर आज हम यहाँ खड़े हैं। सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो में बताऊंगा डायनासोर्स का निर्माण कैसे हुआ और ये क्यों आज नहीं है हमारे साथ। इस वीडियो का एम है 1000 लाइक। यह पूरा हो जाता है तो इसका पार्ट 2 जरूर आएगा।